हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा था जिसे हम पाइप अर्थिंग बोलते हैं। सभी अर्थिंगों में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट कौन सी अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है। और यही अर्थिंग आजकल हर जगह यूज़ भी की जाती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो चाहे फिर कोई भी आपका सिस्टम हो जहाँ पे हमको अर्थिंग करनी है, हम पाइप अर्थिंग को ही प्रेफर करते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है कि वो इजी भी होता है, सस्ता भी होता है और उसमें ज़्यादा मटेरियल को हमें गड्ढा खोद के अंदर या फिर मटेरियल को हमें जो यूज़ कर रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है वो, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और हमारा सेकेंड था प्लेट अर्थिंग। तो आइए आज हम लोग प्लेट अर्थिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं प्लेट अर्थिंग में क्या क्या पार्ट होता है, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेट अर्थिंग का सिंबल है। सब कुछ ऊपर का सेम ही होता है। जितना भी आप पार्ट देख रहे होंगे आपने रिवीजन किया होगा अगर पाइप अर्थिंग को, तो ऊपर का सारा सिस्टम क्या है, ये पूरा पाइप अर्थिंग का ही है। सिर्फ लास्ट में हम जो इलेक्ट्रोड यूज किए थे जो कि जीआई पाइप का था, उसकी जगह पे हम सिर्फ एक प्लेट ले लेते हैं और उस प्लेट का साइज क्या होता है वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो इनमें बस यही बेसिक डिफरेंस है। अगर आपने पाइप अर्थिंग को क्लियर कर रखा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी। होता क्या है कि आप अगर 2.5 मीटर का इलेक्ट्रोड लेते हो तो आपको 2.5 मीटर ग्राउंड में नीचे और कम से कम 1 से 1.5 मीटर आपको और ऊपर ग्राउंड लेवल तक आना होता है। तो लगभग आप 3.75 मीटर के आसपास टोटल गड्ढा करते हो, उसमें 2.5 मीटर का इलेक्ट्रोड होता है और शेष ऊपर बचे हुए भाग में हम ये सब टैंक वगैरह कीप वगैरह बना लेते हैं, जिससे कि हम इसमें बाद में पानी वगैरह डाल सकें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो 2.5 मीटर का इलेक्ट्रोड है नहीं। तो अगर इसमें 2.5 मीटर का इलेक्ट्रोड नहीं है तो हम 3.5 या 4 मीटर गड्ढा क्यों करेंगे। होता क्या है कि प्लेट के लगभग पास से अपना ग्राउंड लेवल, मैं आपको सबसे पहले समझा दूं, ये जो हमारा पार्ट है ऊपर का, ये क्या है, ग्राउंड लेयर है। यानी कि यहाँ पे हमारा ग्राउंड है और उस ग्राउंड के नीचे हमारा सारा सिस्टम है अर्थिंग का। ये ग्राउंड के ऊपर नहीं है, ग्राउंड हमारा यहाँ है, ये धरती का पार्ट है, इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। तो इस अर्थिंग में हमें करना क्या है कि लगभग 1.5 मीटर मिनिमम और 3 मीटर मैक्सिमम, यानी कि 1.5 से 3 तक हम रख सकते हैं इस डिस्टेंस को। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा करते हो। 1.5 क्यों, अगर हमारा नम जमीन है तो जल्दी ही कांटेक्ट मिल जाएगा, अच्छा तो हम 1.5 मीटर करेंगे। लेकिन अगर शुष्क जमीन है तो उसको हम 1.5 मीटर पर तो करेंगे नहीं, और नीचे ले जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 3 मीटर तक जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्लेट होता है, ये प्लेट 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि 900 mm की इधर और 900 mm की इधर होती है प्लेट। इसकी जो बीच की मोटाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। ये जो डिस्टेंस है अगर आप देखो तो ये 900 है, तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, तो कितना, सॉरी 90 है सेंटीमीटर में, 900 mm में। अगर 15 सेंटीमीटर ये है, 15 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल 90 में से 15 घट गया 30, तो बचा ये कितना, ये होगा हमारा टोटल 60 सेंटीमीटर। आज लगता है पेन को भी कुछ हो गया है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 60 सेंटीमीटर। अब इसको नोट कर लें, ये जो बीच का डिस्टेंस आएगा 60 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोड डाले थे तो इलेक्ट्रोड 38 mm के व्यास का था, उसके ऊपर हमने एक रिड्यूसिंग सॉकेट लगाया था, फिर 38 को हम 19 mm की जीआई पाइप से कीप तक लाए थे और कीप से हम पानी डालने का सिस्टम, और उसके नीचे से हमने अर्थ वायर को ले जाने का सिस्टम लगाया था। इसमें भी सेम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे सीधा 19 mm का पाइप कहाँ आता है, हमारे प्लेट पे आता है, और एक दूसरी जीआई पाइप जिसमें कि हम वायर ले जाते हैं, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, 12.7 mm की जीआई पाइप होनी चाहिए। उसको हम कहाँ लाते हैं, सीधे प्लेट पे लाते हैं। होगा क्या, जो वायर है सीधा कहाँ चला जाएगा, इससे होके चला जाएगा हमारा कितने नीचे तक, मिनिमम 60 मैंने आपको बताया था, ग्राउंड से कितना जाता है, 60 सेंटीमीटर जाता है। यहाँ पे पाइप कहाँ गया है, कीप में गया है। इस कीप के चारों ओर हमने सीमेंट का कंक्रीट बना रखा है, ऊपर से जीआई का ढक्कन दे रखा है। बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ वही है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे
इलेक्ट्रोड की जगह कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, पाइप की जगह प्लेट यूज़ करना है। तो मुझे इसमें ज़्यादा समझाने की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप क्या कर लोगे, इसको अपने आप एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि सेम टू सेम फंक्शन किसका है, पाइप अर्थिंग का ही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्टेंस वगैरह मैंने दिखा दिया है सब कुछ, आप इसको बना लो एक बार, और इसका भी सेम प्रोसीजर लिख डालो कि उसमें होता क्या है कि इसमें हम गड्ढा करते हैं, ये गड्ढा हमारा 1.5 से 3 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए। उसमें हम एक कापर की या जीआई की पाइप प्लेट यूज़ करते हैं। अब इसमें प्लेट क्या होगा, प्लेट की साइज होगी 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर की, कुछ न कुछ इसकी थिकनेस होगी। अगर हम थिकनेस की बात करेंगे तो अगर कॉपर है तो 3.15 जाएगा, अगर कॉपर नहीं है, जीआई का ले रहे हो आप, तो 90 ही रहेगा। बस कितना थिकनेस उसका ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा 6.3 के आसपास या 6.5 के आसपास। तो बस इतना चेंजेस आएगा। फिर क्या करेंगे, हम 19 mm की एक जीआई पाइप और लाते हैं, प्लेट में हम इसको नट बोल्ट के थ्रू कस देते हैं, और कस के कहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, कीप लग जाता है इसमें, और कीप के सिस्टम को हम सीमेंट कंक्रीट से क्या कर देते हैं, चारों तरफ से ढक देते हैं। और एक अलग से और एक पाइप होती है 12.7 mm व्यास की, वो भी आती है, सीधे प्लेट पे कस जाती है, और यहाँ से जो हम वायर कसेंगे वो वायर प्लेट के थ्रू बाहर चली जाएगी हमारे अर्थिंग सिस्टम पे। और ये जो पाइप की हाइट होती है वो ग्राउंड से 60 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए, ताकि मैकेनिकल इंजरी वगैरह इस पे ना हो। तो इतना सारा फंक्शन बनता है हमारा किसका, प्लेट अर्थिंग का। तो ये ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अर्थिंग से हमारा बस इतना ही बनता था, इसके आगे अर्थिंग खत्म होती है आपकी। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे कौन सा, इंटरनल वायरिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको उसमें। लेकिन उससे पहले आप अर्थिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको नोट कर लो। तो आप, मेरा इस समय शायद पेन ठीक से चल नहीं रहा है, तो आप क्वेश्चन को नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखिए, अर्थिंग से आप क्या समझते हैं। अर्थिंग से आप क्या समझते हैं। किसी भी विद्युत संस्थान में, किसी भी विद्युत संस्थान में अर्थिंग की उपयोगिता का वर्णन करते हुए, अर्थिंग की उपयोगिता का वर्णन करते हुए इसके लाभ तथा हानि को समझाइए। इसके लाभ तथा हानि को समझाइए। ये बनता है हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, प्लेट अर्थिंग की प्लेट अर्थिंग को सचित्र वर्णन करते हुए, प्लेट अर्थिंग को सचित्र वर्णन करते हुए इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री का, इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री का आगणन व मूल्यांकन कीजिए। आगणन व मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, पाइप अर्थिंग का सचित्र वर्णन करते हुए, पाइप अर्थिंग का सचित्र वर्णन करते हुए इसमें उपयोग होने वाली सामग्री
इसमें उपयोग होने वाले सामग्री का आगणन व मूल्यांकन कीजिए। आगणन व मूल्यांकन कीजिए। यही बेसिक 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता कि अर्थिंग होता क्या है, अर्थिंग से लाभ क्या है, हानि क्या है, अर्थिंग की उपयोगिता क्या है। यही बेसिक 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिया। एक और क्वेश्चन लिखिएगा इसी में, चौथा। अर्थिंग की प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। अर्थिंग की प्रमुख सिद्धांतों को बताइए तथा उनमें से किसी एक का सचित्र वर्णन करते हुए आगणन व मूल्यांकन कीजिए। आगणन व मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये 4 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में करना क्या आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपने जो नोटबुक बना रखा है, ये चैप्टर खत्म हो गया, जो कुछ आपको नोट करना था आपने कर लिया। अब उसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, इन तीनों क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का आंसर करोगे, और उसके बाद आप जस्ट शुरू करोगे कौन सा, इंटरनल वायरिंग। तो चूंकि आज में भी मार्कर की स्याही खत्म हो गई या फिर कोई दूसरा इशू है, चल नहीं रहा है ये अचानक से, तो आज तो हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कल से आपका इंटरनल वायरिंग शुरू होगा, लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप इसको जरूर करिएगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि जब आप इंटरनल वायरिंग करने जाते हो तो आपको एनर्जी मीटर बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बताना है, मेन स्विच बोर्ड बताना है, लाइट, फैन, ट्यूबलाइट, सॉकेट, एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रिक बेल, पुश बटन, फैन रेगुलेटर, ये सब जितने भी टर्म होते हैं इनका एक सिंबल इलेक्ट्रिक सिस्टम में होता है। इनका एक प्रॉपर सिंबल है, आपने देखा होगा। और इससे क्वेश्चन भी बनता है, आपको कुछ नाम दे देगा 4-5, उनका आपको एग्जाम में सिंबल बनाना होता है। तो आप इन मेन सिंबल को एटलीस्ट जितना मैंने आपको कहा है अभी जस्ट, उतने का आप सिंबल याद करके रखेंगे, ताकि मैं जब कल शुरू करूं तो मुझे आपको सिंबल ना बताना पड़े। मैं सिर्फ एक बार रफली 2 मिनट में आपको सिंबल एक्सप्लेन करूं और आगे सीधे मैं वायरिंग पे शुरू हो जाऊं। तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। एक बार मैं ड्राइंग के बारे में बता दे रहा हूं फिर से, कि आप जब ड्राइंग का एग्जाम देने जाओगे तो आपको 2 कॉपियाँ मिलती हैं। एक ड्राइंग शीट होती है, एक सिंपल कॉपी होती है लिखने के लिए। दोनों प्लेन होता है। तो आपको करना क्या है उस कॉपी में, कि जो आपकी पूरी ड्राइंग शीट होती है काफ़ी बड़ी होगी, और जो आपकी कॉपी होगी एक प्लेन, वो छोटी होगी। तो जितना भी आपको थ्योरी वर्क करना है वो किस पे आप करोगे, छोटी कॉपी पे करोगे। लेकिन अगर ये डायग्राम वगैरह बनाना है तो आप किस पे बनाओगे, बड़ी वाली कॉपी बनाओगे। ये अक्सर एग्जाम में जल्दबाजी में गलती होती है कि जब आप थ्योरी लिख रहे हो उसी पे, तो होता क्या, उसी के नीचे डायग्राम भी बन जाता है कभी कभी, फिर आपको काटना पड़ता है, आप ड्राइंग शीट पे आते हो, या कभी कभी गलती से छूट भी जाता है, फिर बाद में याद पड़ता है कि यार इसको तो इस पे बनाना था, फिर आप जल्दबाजी में या तो क्वेश्चन छोड़ के आते हो या गलत जगह करके आते हो। तो इस चीज़ पे आप अवेयर रहें, ये गलती ना करें, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर गलतियाँ होती है। हम लोगों ने लाइव एग्जाम्पल देखा इसका, तो आप इस चीज़ से बचें। दूसरी भी गलती होती है कि जब आप ड्राइंग शीट पे काम कर रहे हो, बनाते बनाते जैसे इसके थ्योरी का पार्ट लिखने को आया, आप लिखोगे उसी के नीचे शुरू हो जाओगे, फिर पता चला यार यहाँ तो थ्योरी लिखने, थ्योरी तो कॉपी में लिखना था। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। आप इस पर आप प्रैक्टिस करें। A4 साइज का पेपर अपने पास रखें, कम से कम एक शीट, उस पर आप काम करो। कम से कम आपको 50-100 ड्राइंग बनानी पड़ेंगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें। या तो फिर आप पेपर, आपकी जो प्लेन कॉपी है उसके बीच का पन्ना निकालिए और उस पर ड्राइंग बनाइए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको जो एग्ज़ाम देना है वो तो आप दोगे ही,
लेकिन तरीके से दोगे तो आपका नंबर उठेगा। जैसे आप आधा काम ड्राइंग शीट पे करोगे, आधा काम कॉपी पे करोगे। मान लेते हैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आ गया, थ्योरी भी कुछ लिखनी है, बोल दिया कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग को बताइए तथा किसी प्रमुख एक विधि का सचित्र वर्णन करके उसका आगरण करिए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन नंबर डालोगे छोटी वाली कॉपी पे भी बड़ी वाली कॉपी पे भी, तो आप जब मेंशन करना शुरू करोगे छोटी वाली कॉपी पे आप कुछ चीज़ें लिखोगे अर्थिंग के बारे में, फिर आप उस छोटी कॉपी के नीचे लिखोगे वहीं पे, जैसे ही आपको क्वेश्चन खत्म होने को होगा आप ड्राइंग पे आना चाहोगे, उसके नीचे लिखोगे कि इसका चित्र या फिर इसका डायग्राम ड्राइंग शीट पर क्वेश्चन नंबर ये या चित्र संख्या लिख के वहां पे आप ड्राइंग बना के नीचे चित्र संख्या डाल दोगे 1, चित्र संख्या 2, तो आप लिखोगे वहां क्वेश्चन नंबर इसका ड्राइंग शीट पर ये चित्र संख्या इसमें प्रदर्शित किया गया है। तब एग्जामिनर को लगेगा हाँ लड़के ने यहाँ बताया, इसका मतलब उस पर बनाया होगा, तब वो ड्राइंग शीट चेक करेगा। तो आप ऐसे प्रॉपर वे में जब लिखोगे तब जाके आपको नंबर मिलता है। अगर आप इसको बना के चले जाए क्वेश्चन नंबर डाल के उस सीट पे कॉपी पे आप ड्राइंग के अर्थिंग के बारे में लिख के चले आए, फिर ये अलग रहेगा ना, उसको समझ में आएगा ना, फिर बाद में आपको अगर देखना पड़े तो क्या कहोगे यार मैंने किया क्या है, इसका कौन सा आंसर है, उसका कौन सा आंसर है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का डिटेल आंसर ये सारा प्रॉपर कर लेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठो और कॉपी लिख रहे हो तो आप बस इस बात पे फोकस करो कि आप जो लिख रहे हो वही सही है। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको कुछ नहीं पता चला वो मैकेनिकल ब्रांच का एग्जामिनर है, उसको कुछ नहीं पता इलेक्ट्रिक के बारे में, तो आप इतने प्रॉपर वे में इसका आंसर लिखो कि नया आदमी भी पढ़ के समझ जाए कि हाँ अगला बंदा कहना क्या चाह रहा है आंसर में, उसे सोचने का मौका ही न मिले। पता चला आप सोच रहे हो कि ये चीज़ होता है, चलो एग्जामिनर को तो पता ही होगा, शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो शॉर्टकट में नहीं लिखना है, पूरा एक इतने प्रॉपर वे में लिखना है कि लगे कि एग्जामिनर को हाँ कि बच्चे को पता है और अच्छे से समझा रखा है। अगर इलेक्ट्रिक के बजाय मैकेनिकल या सिविल का कोई एग्जामिनर लेके काफ़ी गलती से बैठ गया तो एक बार पढ़ के समझ जाए कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो बात बिल्कुल सही होगी। तो आप इतने चीज़ों को एग्जाम पे ध्यान रखोगे। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको एग्जाम के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा। ये सिर्फ अर्थिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आप जब ड्राइंग कोई भी करोगे, चाहे आप इंटरनल वायरिंग करो, चाहे पावर वायरिंग करो, चाहे आप पावर हाउस की वायरिंग करो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वायरिंग करो, आप कोई भी वायरिंग करो, उसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, एस्टिमेटिंग कास्टिंग के लिए थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी और दोनों सीट का यूज़ करना ही करना है। तो जब आपको दोनों सीट का यूज़ करना है तो एक आप प्रॉपर वे में यूज़ करो ताकि सामने वाले को भी इजी लगे पढ़ने में और उसको नंबर देने में कोई समस्या ना हो। अगर उसको जरा सा भी पढ़ने में समस्या हुई नंबर पक्का काटेगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस चैनल को आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो भी घर पे बैठ कर लोग टाइम पास कर रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि मे भी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया तो आपको पता है कि कॉलेज में टाइम भी नहीं मिलने वाला, और अगर टाइम भी थोड़ा बहुत मिलेगा तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि ये इतना लेंदी सब्जेक्ट है कि आप 2-4 दिन में समझ भी नहीं पाओगे, सीख भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग में स्लो चल रहा था कि धीरे धीरे सभी लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल जाए। अब लगभग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, तो हम इंटरनल वायरिंग शुरू करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो भी रहेगा और चीज़ें थोड़ी और ब्रीफ में चलेंगी और थोड़ी तेज़ी से भी चलेंगी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों का स्पीड अप बनेगा। जहाँ चीज़ें हार्ड होंगी मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ हार्ड है, आराम से चलेंगे। जहाँ चीज़ें फ्लो में चलने वाली होंगी वहाँ हम लोग फ्लो में चलेंगे। तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, डीजेपी इलेक्ट्रिकल है, सीधा साधा DJP स्पेस इलेक्ट्रिकल। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बाकायदा एक आपको ट्रांसमिशन लाइन का टावर दिखेगा, सूरज निकलता हुआ दिखेगा, वही एक सिंगल चैनल है और कोई DJP इलेक्ट्रिकल चैनल भी नहीं, कंफ्यूज होना है। आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है या फिर कोई एक्सटर्नल क्वेरी है, तो आप अगर हमसे करना चाह रहे हो, जुड़ना चाह रहे हो, तो DJP इलेक्ट्रिकल नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं प्रॉपर सभी कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। सब कुछ सही से होगा, बस आप पढ़ने में फोकस करो। मेरा मकसद ये है कि अब आपको डिप्लोमा में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्योंकि ड्राइंग के बाद हम लोग और भी कोर सब्जेक्ट को लेंगे,
चाहे वो बेसिक हो चाहे मशीन हो, जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं सब्जेक्ट उनको हम लोग कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। जब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं हाँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चीज़ों को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात है। तो क्लियरिटी आनी ज़रूरी है, तो उस क्लियरिटी को हम आप तक पहुँचाएँगे। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और लेक्चर का वेट करना है। टाइम जितना होगा हम उसी टाइम स्लॉट से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ और मैं अपना सब्जेक्ट खींच के अगले मंथ के अगले भी जा रहा हूँ। नहीं, आपके एग्जाम से पहले मैं अपना सब्जेक्ट क्लियर करूँगा, भले ही एक दिन में 2-2 लेक्चर लेना पड़ जाए। लेक्चर की कोई टेंशन नहीं, अपने पास बहुत टाइम है, लेक्चर ले लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पेन मेरा जवाब दे गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से नया सब्जेक्ट भी चैप्टर भी शुरू हो जाएगा, तो नए चैप्टर को और अच्छे से करेंगे हम लोग कल से। तो आज आप लोग अर्थिंग को कंप्लीट करिए। अर्थिंग से पहले मैंने जो आपका प्रिंसिपल बताया था कि एस्टिमेटिंग कास्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, वो भी आप एक बार देख लीजिए। रिवीजन भी करते चलिए ताकि आगे चल को आपको ये ना हो कि ये चीज़ें पढ़ी थी भूल गई, फिर से लेक्चर देखना पड़ रहा है। तो यूट्यूब पे तो है लेक्चर, आप आसानी से देख सकते हो, लेकिन रिदम बनाए रखो। आप रिदम बना के रखोगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। दोनों सब्जेक्ट का, दोनों चैप्टर का आप क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग कल से क्या शुरू करेंगे, अर्थिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे कल के लेक्चर।